नमस्कार, इतना स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। फ्राइडे स्पेशल और एक थीम बेस्ड सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज की हमारी थीम है कंपनी छोटी कमाई मोटी। जी हां, शेयर बाजार में एक जानी मानी कहावत है। ये कहावत ये है कि बाजार में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव देखने को मिले, कहीं भी उथल पुथल देखने को मिले, लेकिन हर स्तर पर, हर मोमेंट पर कहीं ना कहीं बुल मार्केट जरूर होगा। यानी कि आपके लिए कमाई के मौके कहीं ना कहीं तो मिलते जरूर दिखेंगे। इस वक्त हम जरूर देख रहे हैं कि जो बड़ी हैवीवेट कंपनियां हैं उसमें काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हैं, लेकिन वहाँ बटे हुए सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सेंटिमेंट्स के बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं कि छोटी मझौली कंपनियां, ब्रॉडर इंडेसेस, मिड कैप और अब मिड कैप से भी आगे अगर आप बात करेंगे स्मॉल कैप की, यानी कि छोटी मझौली कंपनियों की, वहां पर मौके आपको ढेरों मिल रहे हैं। क्योंकि पिछले महीनों की चाल को भी अगर देखेंगे, जो स्मॉल कैप सेगमेंट है उसने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिखाए हैं। अगर आप एफडी में निवेश करेंगे तो कितने रिटर्न्स देखेंगे? 8% तक के मैक्स टू मैक्स रिटर्न आप वहां पर देखेंगे। लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनियां की चुनिंदा ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसी पॉकेट्स हैं जिन्होंने 50 से लेकर 80% तक के रिटर्न्स भी दिखाए हैं। अब आप कहेंगे कि वो कंपनियां तो इतना चल गई हैं, अब वहां कैसे एंट्री ले? जी नहीं, आपके पास ऐसे भी मौके हैं। कई सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो अभी भी आपको मौके देगी और हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में इसी तरह के जबरदस्त रिटर्न्स दिखाएं। तो ये स्मॉल कैप वाला सेगमेंट जो है ना, वो है जिस पर आपकी अगली नजर होनी चाहिए और वहां पर बुल रन है जो कि बिल्कुल इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बुल रन जो है वो नजर आ रहा है। हमें ये संकेत नजर आ रहे हैं और इसकी पुष्टि करने के लिए हमने आज की इस खास पेशकश में 2 मेहमानों को भी जोड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। हमारे इस खास शो में बाजार के 2 जाने माने दिग्गज और हमारे खास मेहमान, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़े हैं। गौरांग जी, अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर और इस खास पेशकश में अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत में सबसे पहले तो आपसे मैं एक ब्रीफ ही जानना चाहूँगी, बड़े ही संक्षिप्त में आप दोनों से जानना चाहूँगी कि क्या ये जो चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है, हमारी ऑब्जर्वेशन सही या नहीं? गौरांग सर, स्मॉल कैप में मौके हैं या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस मंच और शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। अक्सर कोशिश यही की जाती है कि आप कहाँ पर निवेश करते हैं और वो कंपनी कैसी है। अब जाहिर है कि दिग्गज कंपनियों में तो आपको रिटर्न मिलता ही है क्योंकि कंपनी अच्छा काम काज करती है, लेकिन जो विषय आपने चुना है इस कार्यक्रम का, कंपनी छोटी कमाई मोटी, मेरे ख्याल से वो अपने आप में बहुत पर्याप्त और उचित विषय है। क्योंकि दिग्गजों से निकल करके भी आपको छोटी मझौले क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बेहतरीन रिटर्न लेके आती है, और ना तो सिर्फ रिटर्न मानसी, लेकिन इन कंपनियों के नतीजे भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ तिमाहियों से जो दिग्गज कंपनियों नतीजे लेकर के आती है उससे बेहतर नतीजे, ये एक बहुत बड़ा और मुख्य कारण है कि इन कंपनियों में आगे जा करके अभी भी क्षमता है। और मैं आगे बढ़ते हुए ये भी कहूंगा मानसी कि ये जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, आने वाले भविष्य में ये लार्ज कैप होने की भी पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अविनाश सर, आप बताइए आपका टेक क्या है इस खास पेशकश पर? स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के जो शेयर्स होते हैं वो बेसिकली नए इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो अल्फा जनरेशन होता है, पैसा का रिटर्न आता है, वो कहीं ज्यादा लार्ज कैप कंपनी से मुकाबले में होता है। अभी हमने देखा है कि बहुत बड़े निवेशक, एचएनआईज इन्वेस्टर्स जो पीएमएस चलाते हैं, ये भी ऐसी कंपनीज में भी रुचि दिखा रहे हैं। तो लिक्विडिटी जो पहले एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, अभी वो है नहीं। तो हमारा मानना है कि निवेशकों को जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स इंक्लूड करने चाहिए, छोटे मझोली कंपनियां जो ग्रोथ फेज में है, ताकि वो ग्रोथ का जो मल्टीपल एक्सपेंशन है उसका फायदा शेयर होल्डर्स को मिले। और कहीं ना कहीं देखिए रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स भी काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपने थीम चुना है और मुझे लग रहा है कि इससे काफी निवेशकों का फायदा होगा। तो डेफिनेटली आई थिंक 18 आवर्स स्वदेश ने बहुत अच्छा काम किया है।
तो चलिए इस खास पेशकश में जो 20-22 मिनट है हमारे पास, इस 20-22 मिनट में एक लंबी लिस्ट है हमारे पास स्टॉक्स की जो कि आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न्स दे सकते हैं। और ये लंबी लिस्ट है इसलिए हमारे एक्सपर्ट से चाहूंगी कि ब्रीफ में ये सारे के सारे स्टॉक्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करते चलें। शुरुआत में एक ऐसे स्पेस से करना चाहूंगी जिस स्पेस में साइक्लिकल ट्रेंड है। बात हम कर रहे हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की, क्योंकि मॉनसून एक सीजनलिटी फैक्टर से ठीक पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक एक्शन, एक मूव आना शुरू होता है और मॉनसून के दौरान भी वहां पर अच्छे खासे मूव्स आना शुरू होते हैं क्योंकि डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिछले दिनों में हमने देखा भी है फर्टिलाइजर से जुड़े जो भी स्टॉक्स हैं आपके स्क्रीन पर एक एक कर आ जाएंगे। चंबल फर्टिलाइजर है, दीपक फर्टिलाइजर है, फैक्ट में हमने काफी अच्छे रिटर्न्स, काफी अच्छे मूव्स देखे हैं। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स से ही शुरुआत करेंगे। मजबूत घरेलू डिमांड, FY24 में सब्सिडी में कमी, नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट से एक्सपोर्ट लागत में कमी, ये सारे फैक्टर्स काफी अच्छा प्ले आउट करते हैं। अविनाश जी बताइए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आपकी पसंद कहां पर है? मानसी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमें दीपक फर्टिलाइजर्स एंड कॉर्पोरेशन पसंद है। हालांकि देखिए इसका मेजर बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल्स है, न्यूट्रेंट्स है, लेकिन जिस प्रकार के नतीजे पिछले साल इन्होंने डिक्लेयर किए थे, 11,000 करोड़ पे करीबन 1200-1300 करोड़ का प्रॉफिट आया है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है और अभी भी कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेंशन कर रही है। सबसे बड़ी बात, इनका जो स्पेशलिटी बिजनेस है, जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, टैन है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक्सपेंशन का जो बेनिफिट है वो उनको अगले 12-15 महीने में जरूर मिलेगा। कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है, ऑलमोस्ट 100% का डिविडेंड दिया है और हमको लग रहा है कि ये जो शेयर थोड़ा सा गिरा है ऊपरी लेवल से, इसका फायदा इन्वेस्टर्स को जरूर करना चाहिए। मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 6 का पी मल्टीपल है करंट ईयर अर्निंग्स पे। अगर हम आगे आने वाले साल की बात करें 24-25 में, तो कम से कम 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कम से कम 700 रुपए का टारगेट प्राइस अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये वीक मार्केट का बेनिफिट ले और ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। चलिए, फर्टिलाइजर स्टॉक को इंक्लूड करना है। गौरांग सर, आपकी तरफ से क्या टेक होगा? फर्टिलाइजर सेक्टर में तो एक्शन शुरू भी हो चुका है और आने वाले 3 से 4 महीने काफी एक्शन रहेगा भी। कहां पर आपकी फोकस, आपकी नजर है? सिर्फ एक ही थोड़ी बहुत कमी नजर आती है मानसी, वो है बारिश के मौसम और अनुमान को लेकर के। और हमारे देश के लिए बारिश मेघराज का आशीर्वाद होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या निर्भर है, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि जिस तरीके से सरकार ने भी मोर क्रॉप पर ड्रॉप और ज्यादा से ज्यादा एक साल में जो किसान या भाई बहन हमारे हैं, वो जो पैदावार निकालते हैं अपने खेत में से, वो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्रकार की हो। अभी मिलेट्स को लेकर के सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और उसकी भी खपत तीव्र रूप से ऊपर जा रही है। तो हमें लग रहा है कि एक कंपनी निजी क्षेत्र की यहाँ पर है जिसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। बहुत ही सक्षम रूप से अपने आप को स्थापित किया है दक्षिण भारत में और अब आगे जाकर के मेरा मानना यह है कोरोमंडल में जो कारोबार की रणनीति है वो स्पष्ट रूप से आगे फैल रही है और पूर्ण भारतवर्ष में अब ये कंपनी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। जो प्रोडक्ट्स भी है इस कंपनी के कोरोमंडल के, वो काफी बड़ा मार्केट शेयर है इनका। मेरे ख्याल से 1060 तक ये जा सकता है। ये बहुत ही साधारण सा लक्ष्य ले रहे हैं हम मानसी। अगर नतीजे अच्छे आए तो स्वाभाविक है हम हमारे लक्ष्य जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स का जिक्र हुआ, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे शेयर्स हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर, ये सेक्टर है। लेकिन इसी के साथ साथ कई ऐसे थीम्स, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए और ऐसा ही एक स्पेस है सिविल कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, रोड, इंफ्रा और रेलवे कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, सरकार का बड़ा फोकस है और ये फोकस जो है इस वक्त नज़र भी आ रहा है क्योंकि कई सारी रोड इंफ्रा से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। ऑर्डर विंस के चलते भी वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा एक्शन देखा। लिस्टेड प्लेयर्स में अगर देखें, अविनाश जी, पीएनसी इंफ्रा के चार्ट्स को आप देखिए। पीएनसी इंफ्रा पर किस तरह की नज़र बनाई जाए लंबी अवधि के लिए पीएनसी इंफ्रा, क्योंकि रोड एंड इंफ्रा में जिस तरह के डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह की सरकार इनोवेशंस प्लान कर रही है, सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एक थीम तो है ही जो डेवलप हो रहा है। क्या आईआरबी इंफ्रा की ही तरह पीएनसी इंफ्रा में भी मजबूती के साइंस हैं? बिल्कुल मानसी, पीएनसी इंफ्रा का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस FY23 के लिए आया है, इसमें एक नोटिसेबल बात है कि देखिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी के पास है। ऑर्डर बुक इनफ्लो काफी अच्छे हैं।
और सबसे बड़ी बात ईपीसी कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, वहाँ पे पीएनसी इंफ्रा एक वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्टर है। इलेक्शन के पहले 1 आध साल पहले ये एक स्पेस बहुत बज़िंग है क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो डाले। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले साल में और भी तेज़ी से ऑर्डर बुक बढ़ेगा तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कम से कम 425-430 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के मार्जिन्स और जिस प्रकार का प्रॉफिटेबिलिटी ये कंपनी रिकॉर्ड करती है, कम से कम साल भर में 425-30 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करें। 430 तक के टारगेट्स यहाँ पर 1 साल का नजरिया पीएनसी इंफ्रा पर बनाएं और पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने जैसा स्टॉक इंफ्रा स्पेस पर नजर, सिविल कंस्ट्रक्शन पर जब हम बात कर रहे हैं, रोड इंफ्रा पर जहाँ हम बात कर रहे हैं, फिर रेल इंफ्रा पर भी बात होगी क्योंकि रेल इंफ्रा में भी, रेलवे इंफ्रा को भी बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फोकस है। और जब रेलवे सेक्टर की बात आती है तो ठीक रेलवे मेजर्स में आईआरसीटीसी की जैसी बात करते हैं, स्मॉल कैप स्पेस में आरवीएनएल के भी स्टॉक की लगातार बात होती है। कंपनी के मैनेजमेंट कई बार इतना स्वदेश के साथ जुड़े हैं अपने ऑर्डर्स को लेकर, अपने आउटलुक को लेकर, ओवरऑल एग्जीक्यूशन मोमेंटम को लेकर उन्होंने अपनी बात हमारे साथ रखी भी है और आरवीएनएल का प्रदर्शन भी हमने देखा है। गौरांग जी, वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर्स की उम्मीद, कई सारे ऑर्डर्स का मिलना, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का पूरा होना आरवीएनएल को कितना मजबूत बनाता है? देखिए साक्षी, जाहिर है ऑर्डर और अगर आते हैं तो कंपनी सक्षम रूप से कामकाज कर सकती है, लेकिन एक अच्छी और बड़ी ऑर्डर बुक होना जरूरी नहीं है। आप कितने समय में उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते हैं और आय और मुनाफे में बदलाव लेते हैं, इसका ये काफी जरूरी है। तो रेल आरवीएनएल जैसी कंपनियां हैं, आईआरएफसी जैसी कंपनियां हैं, आईआरसीटीसी जैसी कंपनियां हैं जो रेलवे से, भारतीय रेल से बहुत करीब से जुड़ी है। और रेल मंत्रालय ने मेरे ख्याल से ये घोषणा भी की थी, 400 वंदे भारत ट्रेन कूला मिलाकर के भारत देश में चलेगी। हाल फिलहाल मेरे ख्याल से करीबन 15 के आसपास, मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो वंदे भारत ट्रेन चल रही। तो एक बहुत बड़ा मौका है इन सब कंपनियों में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए। सिर्फ वंदे भारत को ही नहीं, आप ध्यान में रखिए मानसी, मेरे ख्याल से जिस तरीके से अपग्रेडेशन हो रहा है, गति जो ट्रेनों की है वो बढ़ाई जा रही है। जो एग्जिस्टिंग कोच है उसको लाइट कोच, कंफर्टेबल कोच, एलएचसी कोचेस में परिवर्तन किया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल, और जो रीच है रेलवेज की वो बढ़ रही है पूर्ण भारतवर्ष में, जिसे हम नेटवर्क ऑफ रेलवे कहते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी सब कंपनियों में आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और निवेश भी करना चाहिए। ओके, तो चलिए, इंफ्रा स्पेस पर फोकस है, डिफेंस पर भी फोकस है और लगातार इन स्पेसेस पर डेवलपमेंट्स भी हमने देखे हैं। लेकिन इसके अलावा अब कुछ और सेक्टर की बात करते हैं जहां ऑटो सेक्टर है, ऑटो एंसिलरी है। अगर ऑटो सेक्टर में रफ्तार है तो ऑटो एंसिलरी में भी रफ्तार दिखेगी, और एंसिलरी में रफ्तार दिखेगी तो एंसिलरी के एंसिलरी में भी रफ्तार दिखेगी। अब आप ये कहेंगे कि एंसिलरी की एंसिलरी कैसे है? लिस्टेड प्लेयर्स हैं। फिलिप कार्बन, अविनाश जी, फिलिप कार्बन टायर्स के कार्बन ब्लैक बनाने का काम करती है और इस स्टॉक को लगातार मैंने ऑब्जर्व किया है, बड़ी ही धीमी चाल चलता है। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या आपको लगता है कि ये वन ऑफ दी स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मानसी, देखिए पहली बात तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक यानी पीसीबीएल जो है वो बेसिकली कंट्री की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ग्लोबली इनका नंबर करीबन 7th या 8th नंबर पे आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एंट्री बहुत डिफिकल्ट है और गिने चुने प्लेयर्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ी बात, सारे टायर कंपनीज के साथ इनका एक बिजनेस रिलेशनशिप है क्योंकि कार्बन ब्लैक एक बहुत बड़ा इनपुट है और भले ही कोई डिस्ट्रप्शन आए आईसी इंजिन्स में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, लेकिन टायर्स जो बनते हैं वो बेसिकली उनमें कार्बन ब्लैक यूज होगा, तो डिस्ट्रप्शन के लिए भी कोई बड़ी जगह नहीं है। अभी अगर एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने एक बड़ा एक्सपेंशन ऑलरेडी खत्म किया है। इनका खुद का एक कैप्टिव पावर यूनिट है जिसको वो नॉट ओनली खुद भी यूज करते हैं बट पावर सरप्लस बेचती भी है। तो मेरे ख्याल से कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले 6 महीने से जो परफॉर्मेंस हम टायर कंपनीज में देख रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहा है, इनफैक्ट रबर के प्राइसेस गिरे हैं, तो ये दोनों बातें, इनफैक्ट क्रूड के प्राइसेस भी गिरे हैं, तो ये दोनों बातें मुझे लग रहा है कि जो एंसिलरी कंपनीज है जो टायर सेक्टर को केटर करती है, इनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा तो ऑब्वियसली इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। मेरे ख्याल से अगले साल
टॉप लाइन कम से कम 20-22% बढ़ेगा, अर्निंग्स करीबन 25% बढ़ेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर क्रूड में कोई बड़ी वोलेटिलिटी नहीं आती है, तो करीबन 210, 215 ये मोटा-मोटी टारगेट है अगले साल का। तो यहाँ पे डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, काफ़ी सस्ता स्टॉक है। हालाँकि बिज़नेस थोड़ा कमोडिटी बेस्ड है, लेकिन इस साल में अच्छी उछाल आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। ओके तो ये पीसीबीएल एक स्टॉक अंडररेटेड या कह सकते हैं कि कम चर्चाओं में रहता है और परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी दिखाता है, लेकिन इसे आप निवेश के लिहाज से मानकर चल सकते हैं। एक साल का नजरिया भले ही धीमे चले, लेकिन 210 तक के लक्ष्य पीसीबीएल में बाजार के जानकारों को नजर आते हैं। थीम भी एक अच्छा है, मोनोपोली भी एंजॉय कर रही है कंपनी, और जिस तरह से अविनाश जी ने बताया कि भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर कंपनी ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्राफाइट और इलेक्ट्रोड से जुड़ी कंपनी की, ग्राफाइट इंडिया। गौरांग जी, और डिकार्बनाइजेशन थीम है, यूएसए में स्टील की क्षमता में बढ़ोतरी है। ग्राफाइट इंडिया और एचईजी की अगर बात करें, स्टॉक में हमने आए दिन मूवमेंट्स भी देखे हैं, दौर होते हैं स्टॉक के। 3 महीने के रिटर्न्स की अगर बात करें, 55% तक के रिटर्न्स ग्राफाइट इंडिया ने दिखाए। मौजूदा दाम 400 के आसपास है। कितना ज़्यादा आपको लगता है कि स्टॉक में आगे और बढ़ोतरी के आसार, ये स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? तो जब ये कंपनियां ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी जैसी कंपनियां हैं चलने लगी, और उसका मुख्य कारण था चाइना से जिस तरीके से खबरें आई, और वहां पर इलेक्ट्रोड्स और वगैरह जो एंसिलरी या फिर बाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई थी और काफी कुछ कमियां पूरे विश्व भर में हुआ था, और उसका एक फायदा ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी जैसी कंपनियों को मिला। चली है कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक मुझे थोड़ी बहुत सावधानी आपके दर्शकों को और निवेशकों को इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर आप निवेश करते हैं इन सब कंपनियों में, ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी में, तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए मानसी, क्योंकि ये स्टॉक ठीक है अपने कारोबार और नतीजों को लेकर के कामकाज अच्छा करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो खबरें आती है उसको लेकर के मेरे ख्याल से उतार चढ़ाव काफी होता है दोनों ही स्टॉक में। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए सही और सटीक सलाह एक अच्छे जानकार, एक अच्छे एक्सपर्ट की यही पहचान होती है कि वो सही और सटीक जो रैशनल अप्रोच है वही बताएं, जितना भी स्ट्रेट हो चाहे। ग्राफाइट एचईजी के जहां हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है फिर इस स्टॉक में आपको उतरना चाहिए, क्योंकि कई सारे वॉलेटिलिटी साइंस भी इन स्टॉक्स में नजर आते हैं कई सारी खबरों के दम पर, या फिर आपने पिछले अगर ट्रेंड हिस्ट्री को भी देखा होगा, आपने ये महसूस किया होगा। तो इन स्टॉक्स पर कॉशियस रहना है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर रिटर्न्स भी हमने देखे हैं और आने वाले दिनों में भी रिटर्न्स की क्षमता रखते ज़रूर हैं ये स्टॉक्स। आइए कुछ और थीम्स का जिक्र करते हैं, और अब जो थीम है वो होगी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और होटल्स। अविनाश जी, जिस तरह से हमने देखा है कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है, कई सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे कि देवयानी इंटरनेशनल को ही देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर अभी देवयानी इंटरनेशनल के रिटर्न्स का एक डेटा आ जाएगा। जिस तरह के रिटर्न्स हमने देखे हैं अब तक, क्या मौके यहाँ पर बनते हैं, और साथ ही इंडियन होटल्स भी। ऑफ कोर्स इंडियन होटल्स की अपनी स्टोरी है, अलग ही तरह का ट्रेंड भी हमने देखा है, लेकिन जिस तरह के लीजर में एक तरह का ट्रेंड डेवलप होता हुआ दिखा है पिछले 2 सालों में, हमने होटल स्पेस, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जैसे स्पेस को काफ़ी हद तक, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स को काफ़ी हद तक उभरते देखा है। अब यहाँ से किस तरह की चाल आपको नज़र आती है? कि देखिए जो होटल का स्पेस है और जो क्यूएसआर स्पेस है, हमको लग रहा है कि देखिए अगले 2-3 साल के लिए एक मल्टी ईयर रन यहाँ पे देखने की पॉसिबिलिटी है। होटल्स की बात करें तो देखिए इंडिया में G20 समिट चल रहा है, तो ये नवंबर तक चलेगा, तो ऑब्वियसली सारे होटल्स ऑल अक्रॉस इंडिया बेनिफिट करेंगे। प्लस अक्टूबर में वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वर्ल्ड कप के बाद तो आपको भी पता है कि बहुत सारी मैचेस खेले जाएंगे, तो ये जो होटल्स है इनके लिए ऑब्वियसली एक अच्छा समय होगा। तो यहाँ पे इंडियन होटल्स मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा विकल्प है। देखिए अभी करंटली 350 चल रहा है, इनका जो रूम एक्सपेंशन है, प्लस इन्होंने अभी हाल ही में क्यूआईपी किया था कर्जा कम करने के लिए, हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का नंबर FY23 के लिए आया है, 24 में इससे भी बेहतर नंबर आने की अपेक्षा है। देखिए इस स्टॉक को आप पी मल्टीपल से मत देखिए, लेकिन ईवी बाय एबिटा के हिसाब से अगर आप अगले 1.5-2 साल का आउटलुक देखोगे, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कि ये कम से कम 450 आपको अगले साल में मिलेगा।
रही बात देवयानी इंटरनेशनल, तो देखिए ये वरुण बेवरेज ग्रुप की कंपनी है, इनकी पेरेंट कंपनी वरुण बेवरेजेस है। देवयानी बेसिकली केएफसी और पिज़्ज़ा हट का फ्रेंचाइज़ी चलाती है और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ऊपरी लेवल से ये स्टॉक टूटा है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स देखें तो करीबन 1300 स्टोर्स चलाते हैं और 300 स्टोर्स ये ऐड करने वाले हैं और जो एपेटाइट क्यूएसआर में हमको दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि प्राइसिंग पावर इनके पास आई है, मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इन्होंने भी करीबन 700 करोड़ का कामकाजी मुनाफा एफवाई 23 के लिए रिकॉर्ड किया है। तो अगले साल, डेढ़ साल का अगर कोई नजरिया है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होगी। नियर टर्म के लिए आप 230 का टारगेट प्राइस लेके चलिए फॉर द नेक्स्ट 8 टू 12 मंथ्स। बिल्कुल, तो चलिए एक साल का नजरिया यहाँ पर और दोनों ही शेयरों पर किस तरह के लक्ष्य आपको मानकर चलने, ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे के सारे व्यूवर्स हमारे एक्सपर्ट्स जो राय दे रहे हैं उसे सुन रहे हैं और उन्होंने जो टारगेट्स और टाइम फ्रेम आपको बताया है उसे नोट डाउन भी कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाले स्टॉक्स हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से नहीं खरीदना है, सही मौका मिलने पर। ये रिच कैटेगरी वाले स्क्रिप्ट्स हैं और इनके जो फंडामेंटल्स हैं, फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसलिए इन स्टॉक्स को आपको लिस्ट डाउन करना है और सही समय आने पर इनमें निवेश का नजरिया बनाकर, इनफैक्ट एक साल तक का नजरिया आपको बनाना होगा लॉन्ग टर्म प्ले के लिए। ये शेयर्स हैं जो हम आपको सुझा रहे हैं। अब बात करते हैं एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज में हमने अब देखा है पिछले दिनों, इनफैक्ट इसी हफ्ते की अगर बात करें, बैंक्स में जब हम उठापटक देखते थे, एनबीएफसीज में पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी थी। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एक प्रीमियर डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी जो कि व्हीकल फाइनेंस और होम लोन्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखें, नए कारोबार में मार्जिन्स में बढ़ोतरी की उम्मीद है। गौरांग सर, यहाँ पर हमने देखा है छोटे शहरों में भी मौजूदगी बढ़ने से ग्रोथ को काफी हद तक सपोर्ट मिला है, आपकी राय क्या होगी? तो मानसी, बड़े शहरों में तो ऋण यानी कि क्रेडिट डिमांड या लोन डिमांड आप कह लीजिए, वो तो है ही। लेकिन अब जो एनबीएफसीज अपना कारोबार छोटे मझौले शहर में लेके जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज, क्योंकि वहां पर मांग बहुत दिख रही है और वहां पर जो रन रेट रिकवरी की है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, वो भी काफी बेहतर है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फिर से एक दक्षिण भारत स्थापित कंपनी, बहुत ही सक्षम और मजबूत कामकाज है इनका, इनकी नेटवर्किंग और प्रोडक्ट्स चौतरफा फैले हुए हैं। हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है मानसी, और मेरे ख्याल से अगर आप लक्ष्य मुझे पूछते हैं तो करीबन 1380 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप नजरिया लंबी अवधि का रखें और जल्दबाजी करके कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए मानसी। मेरे ख्याल से शुरुआत कीजिए, वो समय और स्तर अगर आप ढूंढते रहेंगे तो आप ढूंढते ही रह जाएंगे, कभी आप निवेश नहीं कर पाएंगे। तो हम ये राय देते हैं कि राइट प्राइस और राइट टाइम नहीं होता है अच्छे शेयरों में अगर आपको निवेश करना है तो। हर समय अच्छा समय होता है, हर स्तर एक अच्छा स्तर होता है। खाली आपकी सूझबूझ और समझ और रणनीति अनुशासन के साथ अगर आप निवेश करते हैं, शुरू कीजिए 20%, 30% इस स्तर पर आप शुरू कीजिए और अगर गिरावट आती है तो और जुड़ते जाए। 1380 का लक्ष्य है चोलामंडलम। ओके, सो चोलामंडलम फाइनेंस लंबी अवधि 1380 का लक्ष्य। अब बात करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज की। वैसे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से ताल्लुक रखती है ये कंपनी, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें, ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की। एनवायरनमेंट, एनर्जी, एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्री में प्रेजेंस है कंपनी की। लेकिन साथ साथ अगर इनके पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करें, ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट जरूर नजर आया, हेल्दी परफॉर्मेंस दिखी है, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज में अविनाश सर डिक्लाइंस भी देखने को मिले हैं, क्या राय होगी? आज इंडस्ट्रीज का अगर हम ओवरऑल 12 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल के हिसाब से रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब तरीके के पैरामीटर्स पे कंपनी अच्छी तरह से खड़ी हुई है। ऑर्डर बुक में चौथे क्वार्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला था, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि इनके पास करीबन 550-600 करोड़ के ऑर्डर्स एथेनॉल इक्विपमेंट के लिए है। प्लस अभी जो नए डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, जहाँ पे बायोगैस, कॉम्प्रेस बायोगैस, उसके बाद स्पेशल एविएशन फ्यूल, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने एक प्रेस रिलीज अनाउंस किया है कि वो एक फाइनल स्टेज में है कि ये स्पेशल एविएशन फ्यूल को वो कमर्शियलाइज करेंगे। तो आने वाले 1-2 साल के लिए मैं तो समझता हूं कि प्राज एक टेक्नोलॉजी सेवी प्लेयर है, टेक्नोलॉजीज पे ऐसे काम कर रहा है जो कहीं नहीं इंडिया में कोई काम कर रहा है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। नंबर्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 18-20% की अर्निंग्स ग्रोथ आपको आने वाले साल, दैट इज 24 और 25 में देखने को मिलेगी। तो ये लेवल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जिनको थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखना है, 1 साल, 1.5 साल अगर कोई इसमें निवेशित रहता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। 12 मंथ्स के लिए हमारा टारगेट प्राइस 450 है।
चलिए, तो प्राज इंडस्ट्रीज पर आपके लिए ये राय। लेकिन अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिस सेक्टर की प्रेजेंस लार्ज कैप में भी है, लार्ज कैप में भी मजबूती दिखाई है इस सेक्टर ने, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। रियल एस्टेट सेक्टर की हम बात करें, चाहे मिड कैप रियल एस्टेट हो, स्मॉल कैप रियल एस्टेट हो या लार्ज कैप रियल एस्टेट हो, ऑर्डर बुकिंग्स आप देखेंगे, नए लॉन्चेस की स्थिति देखेंगे, जो अप साइकिल है रियल एस्टेट की, गौरांग जी, काफ़ी अच्छी नज़र आई है। और हैवी वेट्स की तो हम अमूमन बात करते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स भी हैं, इनफैक्ट नज़र जाती ही है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़, पिछले दिनों हमने काफ़ी अच्छा एक्शन देखा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी अगर आप देखेंगे FY23 में रिकॉर्ड बुकिंग हुई थी। लग्जरी सेगमेंट में लॉन्चेस से काफ़ी हद तक बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये स्मॉल कैप पॉकेट जो है रियल एस्टेट के लिए कितना अच्छा नज़र आता है, या फिर रियल एस्टेट में सिर्फ लार्ज कैप पर ही नज़र होनी चाहिए? मैं नहीं मानसी, मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप अपना जो पोर्टफोलियो होता है उसको एक ही मात्र दिग्गज सूचकांक के जो शेयर होते हैं उसमें नहीं रखना चाहिए। आपको कुछ मझौले शेयर भी पसंद करना चाहिए, आपको कुछ छोटे शेयर्स भी आप भी पसंद, क्योंकि देखिए, मझौले और छोटे शेयर का ये मतलब नहीं होता है कि कंपनी खराब है। इनके मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसके मापदंड होते हैं। तो और मैं ये मानता हूं मानसी के बम्बई जैसे शहर में खास करके महाराष्ट्र सरकार के तरफ से पुरानी बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेकर के भी काफी कदम आगे बढ़ रहे हैं। दिक्कत ये है मानसी इस क्षेत्र को लेकर के अप्रूवल्स ढेर सारे लेने होते हैं। रियल एस्टेट कंपनी को अगर कोई क्लस्टर रीडेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया, या फिर आप एक फ्लैट आउट प्लॉट को खरीद करके उसके ऊपर कोई बड़ा टावर खड़ा करते हैं, रेसिडेंशियल या कमर्शियल, ये सेक्टर एक समय पर अनुशासन नहीं था। रेरा आने से और बाकी अन्य नीतियों में बदलाव लाने से, नए कानून लाने से अब इसमें अनुशासन आ गया है। एक कंपनी जो हमें पसंद आती है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा और 2-3 कंपनियां हैं। मिसाल के तौर पर प्रेस्टीज एस्टेट्स है, ओबेरॉय रियल्टी है। ये कंपनियां भी हमें पसंद आती है, लेकिन ये बेहतर कंपनी है। डेट बिल्कुल बैलेंस शीट पर नहीं है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की अगर आप बात करें तो एग्जीक्यूशन रन रेट गोदरेज प्रॉपर्टीज का अच्छा है। 1850 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो क्लियरली अगर आप ध्यान से समझेंगे, हमारे इस सेगमेंट में 12 से 15 शेयर्स हमारे एक्सपर्ट से हमने डिस्कस किए और आपके लिए किट्टी तैयार की इन स्टॉक्स की, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन स्टॉक्स को आपने ज़रूर नोट डाउन किया होगा। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि राइट्स लिमिटेड, इजी ट्रिप प्लानर, गोडफ्रे फिलिप्स, इसके अलावा भारत फोर्ज, ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी और ईवी को जितना बढ़ावा मिल रहा है उनसे जुड़ी कंपनियों पर भी खास नज़र होनी चाहिए। और साथ ही ये जो केबल से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, जैसे फिनोलेक्स केबल्स, ये भी हमारे लिस्ट में है। इन स्टॉक्स पर भी वॉच आउट करना चाहिए, इन स्टॉक्स पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी के वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनमें आपको मूव्स दिखेंगे। गौरांग जी, अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में अपना समय देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए सारे के सारे स्टॉक्स पर अपनी रिसर्च बताने के लिए। चलिए, कंपनी छोटी कमाई मोटी, उम्मीद करते कि हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई।